क्लास 10th शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, मेजर अडॉप्टेड फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो जो भी गवर्नमेंट्स ने मेजर्स किए हैं उसमें जो लूप्स होल थे उसे भी हमने देखा, डिस्कस किया। तो अभी और कुछ अलग से जो अडॉप्ट किया गया मेजर्स कि जिससे कोशिश किया गया ताकि पॉवर्टीज़ को इरेडिकेट किया जाए, मतलब रिमूव कर दिया जाए, कम करने की कोशिश किया जाए। Now, before the decades of 1970s, the government did not take any meaningful efforts to eradicate poverty. तो मीन्स कहा जा रहा है कि बिफोर 1970 इससे पहले जो भी उन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए थे, प्रोग्राम्स अडॉप्ट किया था, वो उसमें कहीं ना कहीं लूप्स होल थे और वो इतना मीनिंगफुल भी नहीं था जो पॉवर्टीज को इरेडिकेट करे। Now, the government believed that the efforts of economic development will gradually reach the weaker section of the society and the problem of poverty will be automatically solved along with economic developments. Now, the government उनका मानना क्या था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है तो जो इफेक्ट अगर हम लोग इफेक्ट्स ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम करते हैं, देश की डेवलपमेंट करते हैं, तो ग्रेजुअली जो है जो वीकर सेक्शन है जिसको प्रॉफिट मतलब जिसे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो जिसे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, वो ऑटोमेटिकली उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है अगर इकोनॉमिक डेवलप्ड होता है तो। Later, it was felt that the development rate of India is very low and its benefit have also not reached the poor desired amount. लेकिन बाद में क्या समझ में आया, तो ये थी जो 70s से पहले वाली विचार जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट होगी, साथ साथ हमारा जो पॉवर्टी है वो अपने आप ही इरेडिकेट हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसकी सोच जो थी टोटली जो था वो फैक्ट पूरा प्रूव नहीं हुआ, फुल प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट रेट था इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बहुत ही स्लो था, वो लो था, और जिसके कारण उसका बेनिफिट जो था वो पुअर पीपल्स को रिच नहीं कर पाया। जितना उन्होंने सोचा था गवर्नमेंट ने कि इतना हमारा टारगेटेड है, ये सारा जो है उन्हें आराम से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। So after 1970s, India adopted a new multi-dimensional policy for poverty eradication. तब जब उनको दिखा कि इस तरह से उन्होंने जो भी सोचा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे फिर अपने आप ये रिमूव्ड हो जाएगा, नहीं हुआ, तब जाकर उन्होंने 1970s के बाद एक और नया प्रोग्राम जो था मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि अगर एक स्कीम फेल होता है तो दूसरा तीसरा, तो इसी तरह से देयर डिफरेंट डायमेंशंस, तो उन्होंने ये शुरुआत की ताकि इसको पॉवर्टीज को इरेडिकेट किया जाए। वेरियस स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग लेबर जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वे इनिशिएटेड एंड एफर्ट्स वे आर मेड टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरह से बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए जहाँ पे लेबर्स मोस्टली जो लेबर वर्कर होते हैं उनको जॉब मिले। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम रखी गई कि जो थोड़े उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है और स्किल्ड है तो वो अपनी खुद की बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर सके, ताकि कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिमूव हो सकती है कंट्री की। ना इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पॉवर्टी द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड द फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन ऑल्सो, कि कितने लोग हैं जो हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन में, BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी गुड्स एंड सब्सिडीज प्राइजेस और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब यहाँ पे उन्होंने एस्टिमेट किया, आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद उन फैमिलियों को, BPL फैमिलियों को जो भी उनकी नीड्स है कि उनके पास जितना भी पैसे, कम से कम पैसे सब्सिडीज़ में उनको प्राइस में राशन मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे भी जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा प्रोवाइड किया जाए। पॉवर्टी डिक्लाइन ड्यू टू सच इफेक्टिव पॉलिसीज of the government, but still this decline is in poverty is not satisfactory. तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अपनाई 1970s के बाद, तो पॉवर्टीज में डिक्लाइन दिखा कि हाँ हमारे देश में पॉवर्टी जो है डिक्लाइन हो रही है, लेकिन फिर भी स्टिल जो है हमारे देश में अभी भी 22% पॉवर्टी स्टिल इज प्रिवेलिंग। तो इसीलिए डिक्लाइन जो है ये नॉट सेटिस्फैक्ट्री कहा जा रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अभी हमें और भी काम करना है
तब जाके हमारे देश का जो पॉवर्टी है रिड्यूस हो सकती है। अब हमारे पास जो है न्यू टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट्स का है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पॉवर्टीज़ में। क्योंकि अगर कोई काम नहीं कर रहा, उनके पास काम नहीं है, अर्निंग नहीं है, मनी नहीं है, तो ओवरऑल रिलेटेड विद दैट पॉवर्टी, तो वो गरीब है, वो फैमिली है या वो इंडिविजुअल है, जो भी है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज unemployment. So when an individual is qualified and he desire to work, but even after this he remain unable to get employment, then such conditions is known as unemployment. So this is the definitions of unemployment. Simple language में, the person is willing to do the job, उसे काम करने की इच्छा है, but he is unable to get the employment, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। whatever the that was the prevailing wages, जो भी prevailing wages है, according to that he wanted to do the work, but still he is not been able to get the job, so the person is said to be unemployment. वो बेरोजगार है, उसकी करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, जो भी गवर्नमेंट ने वेजेस फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग ही काम करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे व्यक्ति को कहा जाता है बेरोजगार। तो दैट वाज अनएम्प्लॉयमेंट. In other words, it can be said that if an individual is not employed in a profitable way in any productive activities, he is an unemployed. तो there are different ways of saying. तो यहाँ पे वही है कि a person, अगर individual जो है is not employed, उसको employ नहीं किया गया, जिस तरह से उसकी हम उससे काम करवा सकते हैं, उससे उसकी जो भी है नॉलेज स्किल है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो दैट मीन्स ही इज़ अनएम्प्लॉयड. India is a country of the youth, and this youth power will become profitable only when it is employed in suitable jobs. तो हमारे देश में हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री. सो हमारा जो यूथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यूथ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वो तब और ज़्यादा कब होगा जब वो प्रॉफिटेबल तब गेन करेगा, जब उसके पास कोई जॉब होगा और अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ जो भी इसके पास है, तो वो हमारे लिए एक यूथ जो है यूथ पावर बन जाएगा. इन आवर विलेज towns, several people are engaged in agricultural occupations, while many other engaged in business. हमारे गांव में, शहरों में बहुत मोस्टली गांव में लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर में engaged होते हैं, कुछ बिजनेस में engaged होते हैं. Along with this, many people are engaged in service also. कुछ सर्विस भी करते हैं, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है. देयर डिफरेंट फील्ड्स जहाँ पे वो लोग जॉब करते हैं. कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होता है, कोई प्राइवेट जॉब्स होता है. Every single individual who is employed not only get money from their job, but he also contributes in productions for his nation. तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स काम करता है, एम्प्लॉयड होता है, उसे पैसे तो मिलती है उसके लिए, लेकिन साथ साथ वो देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शंस में, क्योंकि उन्होंने जो अर्निंग किया, जो प्रोडक्टिविटी किया, भले वो सर्विस प्रोवाइड किया, तो सर्विस मतलब हमने देश के अंदर सर्विस प्रोवाइड किया, हमारा प्रोडक्टिविटी है, और वो किस में काउंट होगा, नेशन में काउंट होगा. तो इसी तरह से इन प्रोडक्शन फॉर द नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी कंट्रीब्यूशन जो है नेशन में काउंट होती है. अलॉन्ग विथ गेटिंग मनी एन इंडिविजुअल ऑल्सो गेन एक्सपीरियंस थ्रू दिस जॉब ड्यू टू विच हिज वर्किंग स्किल इंक्रीज. साथ साथ हमें पैसे मिलते हैं, साथ साथ अगर वो कंटिन्यू एक ही फील्ड में काम करता, द पर्सन विल बिकम एक्सपीरियंस्ड. उसे एक्सपीरियंस गेन होगा और उसके थ्रू और उसकी खुद की स्किल जो भी इसकी क्वालिटीज़ है वो और इम्प्रूव करती है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम जितना सीखते हैं हम अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं और अच्छा जितने सारे जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको सॉल्व करके और उसको हम बेटर करते हैं. इफ एन इंडिविजुअल रिमेन अनएम्प्लॉयड देन ही इनक्योर लॉस ऑफ मनी, वेल्थ एंड ऑल्सो फेसेस मेंटल डिप्रेशंस. तब अगर कोई इंडिविजुअल्स को नौकरी नहीं मिलता है तो उसको तो लॉस होती है. लॉस किसका होता है? सबसे पहले मनी, फिर उसकी वेल्थ, क्योंकि मनी नहीं है तो वेल्थ नहीं होगा, और वेल्थ नहीं है तो देन ही फेस मेंटल डिप्रेशंस. उसकी मेंटली डिप्रेशन डिस्टर्ब रहेगा कि काम नहीं है, समाज सबसे पहले परिवार के लिए, फिर समाज के लिए. तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे मेंटली उसको बहुत डिस्टर्ब करता है. अनएम्प्लॉयमेंट मेक्स एन इंडिविजुअल अनस्किल्ड. साथ साथ अगर कुछ नहीं करोगे, आपको जो आता है वो भी भूल जाओगे, अनस्किल्ड हो जाओगे. एंड अनसोशल, फिर वो व्यक्ति जो है समाज से अलग रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे लगता है कि
मैं कुछ करता नहीं हूँ तो फिर मुझे कोई कुछ बोलेगा। इससे बेटर है कि मैं सबसे अलग रहूँ, क्योंकि वो थोड़ा उस तरह से वो डिस्टर्ब हो जाता है मेंटली। द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इनटू वेरियस प्रॉब्लम्स। तो उससे बहुत कुछ धीरे धीरे जो है डिप्रेशन शुरू हो जाती है इंडिविजुअल्स के अंदर। फिर धीरे धीरे फैमिली को भी प्रॉब्लम कि वो कुछ नहीं कर रहा है, तो इंडिविजुअल है, सोसाइटी है, फिर देश के लिए भी वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली देश नेशन में आ जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ लॉस फॉर द कंट्री। उसका लॉस है, साथ साथ कंट्री का भी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। In order to understand about unemployment, it is necessary to first understand about labor force, working force and the rate of unemployment. तो कहा गया कि अगर हम समझते हैं व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमें सबसे पहले लेबर फोर्स, क्योंकि जो लोग काम करते हैं लेबर जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हार्ड वर्क करते हैं। वर्क फोर्स कितने लोग काम करते हैं और उसकी जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितना ज़्यादा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर है। तो लेबर फोर्स रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन विच प्रोवाइड लेबर, जो लेबर प्रोवाइड करता है, फिजिकल लेबर प्रोवाइड करता है फॉर करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके अंदर, विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भले वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है या फिर सर्विसेज है, उसे कहा जाता है लेबर फोर्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड बोथ इंक्लूडेड इन दिस। तो दोनों ही, भले वो एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है, दोनों ही अपना लेबर यूज़ करते हैं। वो काम तो करते हैं, कोई काम करता है तो उसको पैसा मिलता है, कोई काम नहीं करता, काम अलग दूसरा काम करता है तो भी वो उनको पैसे नहीं मिलता, तभी तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो वर्क फोर्स इज दैट पार्ट ऑफ लेबर पावर विच इज एम्प्लॉयड। तो हम वर्क फोर्स किसे बोलेंगे? लेबर फोर्स में हमने देखा कि जो काम करते हैं या जो नहीं करते, दोनों ही इसके अंदर आते हैं लेबर फोर्स। लेकिन वर्क फोर्स वो है कि जो सिर्फ लेबर पावर, वो जो एम्प्लॉयड है, तो लेबर पावर में जो अपना लेबर फोर्स जो है वर्क फोर्स के, उसे कहेंगे जो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है और उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो हो जाता है वर्क फोर्स। ठीक है। नाउ an individual is said to be an unemployed if he is unable to find a job as per his qualifications, even after he is willing to work on prevalent rate of wages. तो एन इंडिविजुअल, जैसे हमने पहले कहा था कि जैसे काम करने की इच्छा है, क्वालिफिकेशन उसकी अकॉर्डिंग है, साथ साथ जो गवर्नमेंट वेजेस के रेट फिक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग, सो दैट ऑफ रेट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर डे, पर डे आपने जो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वेजेस जो मिलता है वो कितना मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ वेज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट refers to the proportions of number of unemployed individuals to the number of individuals included in labor force. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स किसके आएंगे, कितने लोग बेरोजगार है जिसको काम नहीं मिल रहा, तो प्रोपोर्शनल किसके नंबर से प्रोपोर्शनल है, अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो इंक्लूड होते हैं लेबर फोर्स के अंदर, उससे प्रोपोर्शनल्स करेंगे तो हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट रेट रिफर्स आ जाएगा। तो ये स्मॉल डेफिनेशन है, ठीक है, एम्प्लॉय इस तरह से। अब जो मेन आएगा हमारा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डन ऑन थ्री different approaches or three different approaches respectively, which are usually status approach, then usually status approach, current weekly status approach and current daily status approach. तो एक तो हो गया स्टेटस यूजुअल जो होता है, दूसरा वीकली स्टेटस और तीसरा जो है करंट डेली। इस तरह से ये थ्री अप्रोचेस के थ्रू ही वी विल स्टडी दिस इन दिस हायर क्लासेस। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया तो फिर नेक्स्ट हायर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल्स में, बट इतना याद रखना एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको थ्री अप्रोच में डिस्कस किया जाता है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच एंड करंट डेली स्टेटस अप्रोच के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज दैट इन ऑर्डर टू परफॉर्म एस्टिमेट्स कि रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट में इंडिया में कितने सारे हैं, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस करती है, NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडक्टेड 68 सर्वे टू ऑब्टेन डाटा एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट इन द ईयर 2011 एंड 12। तो यहाँ पे देखो 68 सर्वे कर चुकी है अब तक, दैट वाज द लास्ट फिगर 200
एंड 11 एंड 12 में, और उसने अपनी फिगर्स भी एस्टिमेट किया. In this service, it was found that on the basis of usual status approach, जो labor force remain है at 395 and workforce जो remain है 386 per thousand of populations, and the unemployment rate जो है 68 survey के according on the basis of usual status report 2.3%. तो ये है उसकी NSS की सैंपल और जो उन्होंने सर्वे किया उसका डेटा. अब जो नेक्स्ट आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली आपको एग्रीकल्चर सीजन में दिखेगा. देयर आर वेरियस एंड सच ऑक्यूपेशंस विच एंड अलॉन्ग विद द चेंज इन सीजन, जो सीजन्स के अकॉर्डिंग ही चलती है. जैसे एम्प्लॉयमेंट है तो सीजन फिक्स अकॉर्डिंग. तो सच ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ओनली ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. तो जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो ये मेनली देखा जाए एग्रीकल्चर है या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, दोनों होती है कि एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट उनका जो रॉ मटेरियल्स मिलेगा वो इंडस्ट्री यूज़ करेगी. सो इसी तरह से आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच ऑक्यूपेशंस. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग किसको बोल सकते हैं, एक तो एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री. व्हेन द सीजन इज अनफेवरेबल, जब सीजन जो है अनफेवरेबल होता है, द इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड इन दिस सीजनल ऑक्यूपेशन आर फोर्स्ड टू फेस अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब जब सीजन ख़त्म हो जाती है तो उसे पता है कि अब जो है उसकी जो है एम्प्लॉयमेंट है, वो जो नौकरी है उनसे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फार्मिंग जो एग्रीकल्चर भी बंद रहेगा, क्योंकि एक बार सोइंग पीरियड है, हार्वेस्टिंग एंड ये पीरियड में इनको काम है, उसके बाद तो कोई काम नहीं होता. सो दे फेस अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स. अलॉन्ग विथ डेवलपमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी कीप्स ऑन चेंजिंग. तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या, सेक्टर्स अगर याद होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स. तो ये जो चेंजेस होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट, तो डिमांड बिकम लेस इन वन सेक्टर्स व्हाइल इट्स इंक्रीज इन अदर सेक्टर्स. जैसे एग्रीकल्चर, अभी हमारा एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है. एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के जरिए सबसे पहले प्राइमरी देती है, फिर सेकेंडरी देती है, फिर लास्ट में टर्शियरी देती है. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफाइड स्किल पर्सन चाहिए होता है टर्शियरी में, क्योंकि टर्शियरी देखा जाए तो टर्शियरी जो है सबसे ज़्यादा जीडीपी देती है. टर्शियरी सबसे ज़्यादा जीडीपी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी इन द सेंस और एम्प्लॉयमेंट में. वहीं भी जीडीपी में देखा जाए तो जीडीपी में हो गया सबसे पहले हो जाएगा, सबसे कम होगा प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आता है टर्शियरी. सबसे पहले यहाँ पर जीडीपी के अंदर, तो जीडीपी में देखा जाता है कि प्राइमरी जो है कम देती है, सेकेंडरी उसके बाद आती है, उसके बाद फर्स्ट में है टर्शियरी. इसी की ऑपोजिट में आ जाता है एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर. एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे रोजगार मिलती है तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा देता है. तो यहाँ पर ही कहीं ना कहीं ये शिफ्टिंग होती है. तो इसी तरह से प्राइमरी से मूव करके सेकेंडरी, सेकेंडरी से मूव कर टर्शियरी. तो ये जो शिफ्टिंग चेंजेस होता है तो इसी को कहा जाता है. तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से जब चेंजेस आता है, इंक्रीज डिमांड, तो इस टाइप ऑफ जो भी चेंजेस आता है इसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट आता है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. Technical unemployment, the types of unemployment which emerge due to the rise in technique of productions and the use of modern machines. तो अगर the person जो भी employed है इंडस्ट्रीज में, suddenly the employers जो भी है जिसने एम्प्लॉय किया था, जिसका फैक्ट्री है, तो उन्होंने मशीन्स अगर उन्होंने लगाई, न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की, सो द पर्सन दोज हु आर वर्किंग ओवर दियर दे आर अनएबल टू यूज दैट टेक्नोलॉजी. सो इट्स सेड टू बी, तो उनको क्या होगा, दे हैव तो फेस अनएम्प्लॉयमेंट. तो उनको क्योंकि वो टेक्निकली उनको वो आता नहीं है, तो जो मशीन ऑपरेट नहीं कर सकते, वो न्यू टेक्नोलॉजी को उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो इसी तरह से द पर्सन इज सेड टू बी. तो इस तरह से जो बेरोजगार हो जाते हैं उसे कहा जाता है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट.
मीन्स यहाँ पर this type of frictional this type of unemployment which takes place from between two periods of employment is known as frictional. means कि फर्स्टली वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी वर्क कर रहा था, बट फॉर अ टाइम बिंग उसकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया या फिर लॉकआउट हो गया, वो कुछ समय के लिए बंद हो गया, टेम्पररी, वो कुछ समय के लिए 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ बंद है। तो वैसे जो उस पीरियड में जो अनएम्प्लॉयड हो जाता है उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो द बिटवीन टू पीरियड, कि फर्स्ट पीरियड में वो जॉब था उसके पास, सेकेंड पीरियड में जॉबलेस हो गया, बट अगेन जो स्ट्राइक ही खत्म हो जाएगा, लॉकआउट हट जाएगी, तो वापस उसको जॉब मिल जाएगी। सो बट दैट पीरियड व्हेन ही इज अनएम्प्लॉयड उसे कहा जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है सिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट। रेगुलर अप्स एंड डाउन्स, कंडीशन ऑफ बूम्स एंड बस्ट occurs in an economy is known as trade cycle। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट्स के अंदर क्या है कि कभी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कभी कुछ नहीं होता है, तो ये भी है अप्स एंड डाउन्स के अकॉर्डिंग, कि कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, कभी बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ गया तो हमें ओवर टाइम करवाना है, इंडस्ट्रीज लोगों को एम्प्लॉयड कर लिया गया, काम करने के लिए उन्हें बुला लिया गया, बट जैसे डिमांड ख़त्म हो जाता है, प्रोडक्शंस हो गया, लोगों की नीड्स नहीं है, तो इस तरह से इट्स डिपेंड अपॉन द रेगुलर अप्स एंड डाउन जो होती है, कंडीशंस होती है, बूम्स एंड बस्ट। तो व्हेन कंडीशन ऑफ बस्ट अराइजेज, जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ट्रेड साइकिल, देन द लेवल ऑफ ओवरऑल डिमांड्स जो है बिकम, तो यहाँ सॉरी बस्ट मीन्स कम हो जाना, ठीक है, लेस होना। तो जो डिमांड्स है, ओवरऑल डिमांड्स क्या हो गया, लेस हो गई, कम हो गई, तो प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट्स जो है, प्रोडक्शंस कम हो गया तो एम्प्लॉयमेंट्स भी कम, डिक्लाइन। तो उसको जब काम ही नहीं है, प्रोडक्शंस भी कम है, तो ज़्यादा लोग रख के क्या करेंगे, तो इसलिए वो जो लोग होते हैं उन्हें उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह से बिकॉज ऑफ द बस्ट, मतलब डिमांड जो है कम आया उसके कारण, तो दिस ड्यू टू डिक्लाइन इन ओवरऑल डिमांड्स और ट्रेड साइकिल, तो इसी किस्म के जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसे कहा जाता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस। ये मोस्टली फैक्ट्रीज़ में ही मोस्टली किया होता है, जब डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है तो उनको वापस एम्प्लॉय करते हैं, जब डिमांड नहीं होता है तो दे विल बी मूव्ड आउट। नाउ नेक्स्ट जो है लास्ट है, उसे ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी कहा जाता है। तो ये हिडन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मेनली देखा जाता है, ये भी एग्रीकल्चर्स में देखा जाता है। At time, an individual seems to be engaged in employment, but in fact his contribution in total productions is negligible or zero. Even if the additional or extra workforce employment or employed in this type of jobs is removed, then also there is no change in total quality of productions. This is known as hidden employment। मतलब ओवरऑल कि मान ले कि किसी के पास एक छोटा सा प्लॉट है 2 हेक्टर्स, ठीक है, अब इनके पास 2 हेक्टर्स ऑफ प्लॉट्स है, तो इस प्लॉट्स के अंदर, अब इस प्लॉट में मतलब ये 2 हेक्टर्स की प्लॉट्स के अंदर दे नीड्स, तो इनको कितना चाहिए होगा, अब 2 हेक्टर्स मतलब 100 इंटू 100 1 हेक्टर्स होता है, तो ये 200 इंटू 200 मीटर्स हो गया, तो ज़्यादा है नहीं बड़ा। तो अगर इसमें अगर मान लेते हैं कि 4 पीपल्स आर वर्किंग एंड दैट इज़ इनफ, 4 पीपल्स जो है 4 जो पर्सनस है, जो 4 पर्सन वर्क कर रहा वो बहुत ज़्यादा है फॉर दिस, इसके लिए बहुत ज़्यादा है ये 4 पर्सन, ठीक है, तो ये 4 पर्सन बहुत ज़्यादा है इनके लिए, इससे प्रोडक्शन ये सारे मिलके काम करेंगे, डिवाइड कर लेंगे कितना काम करना है, किस तरह से काम करना है, आराम से वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर +2 कर देते हैं, क्योंकि इसकी फैमिली मेम्बर्स में 2 जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, अभी बच्चे जो बड़े हो गए इसको कहीं जॉब नहीं मिला, तो यहाँ पे +2 हो गए, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जब उनको जॉब नहीं मिला, तो दे विल मूव टू, वो कहाँ मूव करेंगे, वो भी मूव करेंगे एग्रीकल्चर्स के अंदर, ये भी एग्रीकल्चर्स में आएंगे, जब ये मूव करेंगे तो इट विल बिकम 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे देखो कि जो प्रोडक्शन है
जो प्रोडक्शंस हो रही है क्रॉप्स की, प्रोडक्शंस जो हो रही है वो प्रोडक्शंस में इंक्रीज नहीं हुआ है। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन सेम है पहले जितना था। जब 4 लोग काम करते थे तो भी प्रोडक्शन उतना है, अब यहाँ पे 6 लोग काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन इक्वल सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। बस चेंजेस इसमें हुआ कि जो पहले 4 पर्सन्स काम करते थे दे डू हार्डवर्क, वो अपना हार्डवर्क पूरा करते थे ताकि प्रोडक्शन जो भी है वो अच्छे से हो। अब यहाँ पे जब 6 लोग काम कर रहे हैं तो इनका हार्डवर्क जो है वो डिवाइड हो गया है, तो किसी पर्टिकुलर एक भी इंसान का अपना वो पूरा 100% जो है वर्क फोर्स जो है, लेबर फोर्स जो उसका, ठीक है, लेबर फोर्स जो है वो पूरा यूज़ नहीं कर पा रहा है। उसको जो फिजिकल जो चाहिए था वो करते थे पहले 4 पर्सन, वो अब क्या 6 में कर रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो सब अपना अपना कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, जहाँ पे उसका कोई फुल जितना यूज़ करना चाहिए था उसका लेबर फोर्स वो नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम लोग, तो ये 2% जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हिडन एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज दिस टू इज नॉट रिक्वायर्ड बट स्टिल दे आर वर्किंग ओवर हियर बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव जॉब। सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज ऑल्सो प्रिवेलिंग इन एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ दिस हिडन एम्प्लॉयमेंट, कि इतने ज़्यादा लोग इंगेज्ड है लेकिन उसका नीड नहीं है, बट दे डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। तो इसीलिए ये मोस्टली एग्रीकल्चर्स में ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये 6 पर्सन्स में से 4 पर्सन्स है, 2 पर्सन रिमूव कर देंगे तो वापस 4 पर्सन्स काम करेंगे तो प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, बट देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। तो 2 पर्सन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दैट 2 पर्सन एक्स्ट्रा वन बीन कॉल्ड एज हिडन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Now we will move to causes of unemployment, कि what are the causes for unemployment। तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं, लिटरेसी जो अपने आप को लिटरेट करें, एजुकेट करें, ये जो है बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डिमांड जो चल रहा है करेंटली, उसके बेस पे होना चाहिए, तभी वो जो है जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज द पर्सन विल बी, कहा जाएगा कि वो एजुकेटेड है लेकिन उसे टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं, तो हमने डिस्कस किया अभी हम लोग ने, तो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा वो। तो इसीलिए लैक ऑफ, हमारे पास जो करेंटली जो लोग काम जो एजुकेटेड हो जाते हैं वो तो सिर्फ एजुकेटेड है बट दे आर लेकिंग क्या, टेक्निकल उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एजुकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए। तो ये एक पहला रीज़न है, ठीक है। फिर दूसरा आता है इंक्रीज पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स, कि डे बाय डे अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि चलो अभी इतना जितना प्रोडक्शन हमारे पॉपुलेशन लास्ट ईयर जितनी बढ़ी उसको उसके लास्ट ईयर से पीछे वाले लास्ट ईयर को, कि इतने उनको सक्सेस होता है कि चलो उनको कुछ लेबर फोर्स को हमने जॉब में लगाया, फिर जॉब क्रिएट किया या फिर उनके लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला भी प्रोग्राम लॉन्च किया। बट करेंटली जो एवरी ईयर जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है दैट अगेन गिविंग, तो उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो लेबर फोर्स ही बढ़ रहा है, क्योंकि वो लेबर फोर्स को क्या नहीं मिल रहा है, वर्क फोर्स नहीं मिल रहा, वर्क नहीं मिल रहा है। तो लेबर फोर्स तो है लेकिन उसके पास वर्क नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो रहा है जिसके कारण हमारे एम्प्लॉयमेंट भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी आती है ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, कि जो भी हमने अपनी मशीन लगाई थी तो वो बहुत पुरानी है, आउटडेटेड हो गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्टली जो भी इंडस्ट्रीज़ है, पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, दे आर यूजिंग जो है ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्योंकि उसमें टेक्निकल यूज़ करते, न्यू टेक्निक्स यूज़ करते तो कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसमें लेबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयड इन इंडिया। तो आजकल कहा जा रहा है कुछ जगह तो वहाँ पे तो द टेक्निक इज नॉट यूजफुल, दिस टेक्निक इज नॉट यूजफुल फॉर द कंट्री सच एज इंडिया। तो इंडिया सच टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड व्हेन यूज द मैसिव लेबर पावर अवेलेबल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये ऑपोजिट में कहा जा रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मोस्टली जो है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में मोस्टली आजकल यूज़ करने लगे हैं।
तो जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करके मशीन को जो हम खर्च करके ला रहे हैं तो वो फिर वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग लेबर फोर्स को यूज़ नहीं कर रहे, लेबर को यूज़ नहीं कर रहे। तो ऐसे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर है तो मोस्टली ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे टेक्निक कम यूज़ किया जाए और लेबर फोर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो ये चीज़ें नहीं हो रही है। फिर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारा डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर में है वो बहुत स्लो है, और ये एक मेजर रीज़न भी है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कि अभी इवन टुडे 50% ऑफ लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, यहाँ एम्प्लॉयड है, आज भी इसी में लोग काम करते हैं। 50% पॉपुलेशन हमारे देश के। स्लो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन अनसक्सेसफुल इन क्रिएटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। और इसकी जो डेवलपमेंट स्लो है जिसके कारण वो कुछ जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा, जॉब उससे रिलेटेड कोई दूसरा जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट में कि जनरली अलॉन्ग विद डेवलपमेंट देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ड्यूरिंग द लास्ट 35 ईयर्स देखा इंडिया हैज़ डेवलप्ड रैपिडली, बहुत ज़्यादा रैपिडली हमने डेवलप किया है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट अच्छी खासी हुई है इंडिया में। बट द कंट्रीब्यूशंस जो है सर्विस सेक्टर जो हमने पहले डिस्कस किया था वो उतना ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ सर्विस सेक्टर इज कंपेरेटिवली लेस। तो हमने जैसे डिस्कस किया था, अभी बताया था कि सबसे कम जो है जॉब क्रिएट करता है टर्शरी सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्री आता है, और थर्ड लास्ट में सबसे ऊपर जो आता है वो एग्रीकल्चर से, कि सबसे ज़्यादा जॉब देता है एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, और तीसरे नंबर पे है हमारा टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। लेकिन सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी देता है, लेकिन जॉब में देखा जाए तो सबसे कम जॉब देता है। Therefore, even after rapid development, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद भी हमने अभी तक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए, अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाए। लैक ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस एंड ऑर्गेनाइज प्लानिंग, वापस से पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट है जो भी उनकी कमी है। एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हमने अपने देश को रिफॉर्म्स किया, स्ट्रक्चरल बहुत कुछ दिया। एक्सेसिव वर्कफोर्स रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन अदर सेक्टर्स थ्रू ऑर्गेनाइज प्लानिंग। तो बहुत ज़रूरी है वर्कफोर्स जो हमारे देश में, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, बट लेबर फोर्स को हमें क्या करना चाहिए, वर्कफोर्स में क्रिएट करना चाहिए, उसे काम देना चाहिए, और हम कोशिश करना चाहिए कि उसे अलग अलग प्लानिंग के हिसाब से उसको अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयड किया जाए। ऑल्दो द गवर्नमेंट रन वेरियस प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रही है गरीबी हटाने के लिए, बट येट कहीं ना कहीं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है नहीं हो पा रही है, और जिसके कारण, जिससे बार बार कहा जा रहा है, वेरियस लूप्स होल है, एंड देयरफॉर देयर बेनिफिट could not reach the targeted individuals, और उनके बेनिफिट जो है वो उनके इंडिविजुअल तक नहीं पहुंच पा रही, जो सचमुच जिसे नीड है उन तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, ना मेजर्स ऑफ इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट किया है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इंटरकनेक्टेड, कि जो प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट की और पॉवर्टी की दोनों एक साथ है, क्योंकि अगर बेरोजगार है तभी वो गरीब है, अगर उसके पास जॉब होता तो वो गरीब नहीं रहता। सो दैट आर इंटरकनेक्टेड, दोनों ही जो है कनेक्टेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रोजगार देते हो तो हमारे अपने आप ही जो है पॉवर्टी की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। सो इन द लास्ट 40 ईयर्स गवर्नमेंट रन वेरियस स्कीम्स, गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे स्कीम्स प्रोवाइड किया ताकि लोगों को लेबर जॉब्स दे सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सके, ताकि वो जो मोस्टली साथ साथ एग्जिस्ट होती है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, उसको दोनों को साथ में उसे सॉल्व कर सके। अब वन ऑफ दैट प्रोग्राम दैट वाज बीन रन बाय द गवर्नमेंट दैट वाज
एंड रेगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटेड एक्ट जो है अर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम्स है जहाँ पे उनको बहुत सारे कम सब्सिडीज़ के अकॉर्डिंग जो पुअर पीपल्स है उनको फूडिंग रैशनिंग जो मिल सके, इस तरह से उन्होंने बहुत सारा प्रोग्राम किया गया है। साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी रन किया गया साथ में, ताकि जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स उसको हटा दिया जाए, जो भी एजुकेटेड है उसको स्किल किया जाए इसके अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमिक्स का बिलीव है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट ज़ीरो। तो इकोनॉमिक्स वो कहते हैं कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट को हम एकदम ज़ीरो तक तो ला नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज रिमेन, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर चेंज होता है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी से टर्शरी, जो ये शिफ्टिंग होती है वो तो होती रहेगी। ये एम्प्लॉयमेंट तो रहेगा, फ्रिक्शनल वाला ये एम्प्लॉयमेंट रहेगा, फिर वो द टाइम पीरियड कुछ होता है, शट डाउन होती है, फिर जॉब मिलता है, ये भी एम्प्लॉयमेंट तो रहेगी। तो टोटली ज़ीरो तो नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलवेज रिमेन्स इन द स्मॉल अमाउंट। Now, due to unemployment, a nation remain unable to achieve its optimum level of possible productivity. तो कहीं ना कहीं अगर हम अनएम्प्लॉयड रहते तो हमारे देश, क्योंकि उसका मतलब हो गया कि प्रोडक्टिविटी भी उसकी कम हो गई कहीं ना कहीं, जितना वो प्रोड्यूस कर सकता था लेकिन नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द नेशंस। तो लॉस जो है नेशन का भी होता है। सो द गवर्नमेंट कैन इनिशिएट द फॉलोइंग स्टेप टू लेसन द कंडीशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स लेना चाहिए ताकि उसे किस तरह से उस कंडीशंस को सॉल्व कर सके। तो पहला जो है दे शुड बी अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन, बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोग्राम्स करें उसके साथ कोऑर्डिनेशन करें और कम से कम कोई कमी ना रहे उसके अंदर, वो देखें। फिर लेबर जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड कर रही है वो भी सही से चले। एजुकेशन शुड बी जो भी एजुकेशन गवर्नमेंट के थ्रू होती है वो कोशिश किया जाए कि ओरिएंटेड हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, यूथ को इंस्पायर करे ताकि वो लोगों को, मोस्टली जो यूथ होते हैं जो न्यू जनरेशन वाले, उनको कि वो जॉब के पीछे ना भागे, क्योंकि वो जॉब के लिए वेट करते 10 ईयर्स 20 ईयर्स वेट करते रहते कि जॉब मिलेगा। इट्स बेटर कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, खुद अपने थोड़े बहुत जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, असिस्ट प्रोवाइड करती, लोन प्रोवाइड करती है, उससे वो खुद अपना एक बिजनेस शुरू कर ले। इससे भी थोड़ा सा हेल्प होता है कि जहाँ पे पॉवर्टी जो है रिड्यूस हो सकती है। अलॉन्ग विद दिस, इन ऑर्डर टू एम्प्लॉय एक्सेसिव एग्रीकल्चर वर्क फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो अगर हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, इसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, तो हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा। और इस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट शुड बी इंक्रीज, ताकि इंडस्ट्री जो इसके बेस पे चलती है एग्रीकल्चर के बेस पे, तो इस तरह से अगर इंडस्ट्रीज चलेगी ज़्यादा सेट होती है तो वर्क फोर्स भी ज़्यादा एग्रीकल्चर में लगेगा। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हम उनसे जो है लेबर जो है अनएम्प्लॉयड जो है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा बहुत कम। एक्सपेक्टेड दैट एम्बिशियस प्रोग्राम ने मेड इन इंडिया प्रोग्राम जो शुरू किया गया है इंडिया में, ताकि इनकरेज किया जाए मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडस्ट्रीज, खुद के इंडस्ट्रीज में लगाया जाए। और अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है तो हमारे देश के ही यूथ को ही काम मिलेगा। तो इसी तरह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत, एकदम नहीं कहेंगे कि पूरा रिमूव हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर नेसेसिटी ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो स्किल्ड होना चाहिए, कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एवरी ईयर लैक ऑफ यंग मैन ज्वाइन द लेबर फोर्स इन इंडिया। हमारे हर साल लैक मतलब बहुत लाखों लोग जो है जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं जॉब के लिए निकल जाते ढूंढने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, लेबर फोर्स हो जाता है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज चैलेंज फॉर इंडिया कि ये लेबर फोर्स को कैसे वर्क फोर्स में क्रिएट किया जाए, इस यूथ को किस तरह से उसे स्किलफुल किया जाए, प्रोडक्टिविटी किया जाए, ताकि ये जो यूथ है देश के लिए काम आएगा, प्रोडक्टिविटी बनेगा और देश के ही नेशन जो है हमारा डेवलप करेगा। तो इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ जो भी है इससे रिलेटेड होना चाहिए और अटेंशन दिया जाए कि लेबर फोर्स को ही हमें वर्क फोर्स कैसे बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।